हेलो फ्रेंड्स, शांति स्मार्ट स्टडी से मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सूर्य के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। पृथ्वी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करती है या प्रकाश प्राप्त करती है। अब आप पूछेंगे कि पृथ्वी सूर्य से क्यों प्राप्त करती है? क्यों पृथ्वी के पास इसका स्वयं का प्रकाश है, ऊष्मा नहीं है क्या? दोस्तों, पृथ्वी एक ग्रह है जबकि सूर्य एक तारा है। अब आप बोलेंगे कि केवल नाम बदलने से क्या होता है? दोस्तों, नाम के साथ-साथ इन दोनों की परिभाषा भी अलग है। परिभाषा कुछ इस प्रकार से अलग है कि तारा हम उसे कहते हैं, तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसके पास उसका स्वयं का प्रकाश होता है और ऊष्मा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तो तारा किसको बोलते हैं? जिसके पास उसका स्वयं का प्रकाश होता है, ऊष्मा होता है, उसको बोलते हैं तारा। एग्जाम्पल लें तो सन जो सूर्य है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रह क्या होता है दोस्तों? ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसके पास ना ही इसका स्वयं का प्रकाश होता है और ना ही इसके पास स्वयं का ऊष्मा होता है। यह किसी एक तारा से स्वयं का किसी एक तारा से क्या करता है? ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करती है। तो ग्रह के पास क्या-क्या नहीं होता? प्रकाश नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, ये ऊष्मा भी नहीं होता। तो जो सबसे बड़ा अंतर है किसी भी तारा और ग्रह में, वो अंतर ये प्रकाश और ऊष्मा का है। दोस्तों, यहाँ तक आपको पता है। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि आज हम भारत में देखिए तो भारत के लगभग घरों में सूर्य की पूजा होती है, लोग सूर्य को भगवान मानते हैं। लेकिन जो ये भगवान मानने की जो प्रथा है, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आदिमानव के काल से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो इंसान थे वो पहले आदिमानव थे और आदिमानव जंगलों में रहा करते थे और जंगल में बहुत प्रकार के जानवर भी रहा करते थे। इसलिए जो आदिमानव थे, उनको हमेशा प्रकाश की ज़रूरत रहती थी ताकि वो उस समय जानवरों को देख सकें। उस समय तो प्रकाश का आविष्कार नहीं हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है। दोस्तों, तो उनका मानना था कि जो ये सूर्य है, इसके वजह से ही इस पूरे जंगल पे रोशनी फैला हुआ है, प्रकाश फैला हुआ है और जिसकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। जिसके लिए सूर्य के प्रति आदिमानव भी क्या हुआ, एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान की भावना भर आई और वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट से वो पूजा का रूप लिया, वो उनकी पूजा करने लगे, भगवान मानने लगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उस समय सूर्य नाम नहीं था, मतलब जो आदि मानव थे उनकी कोई भाषा नहीं थी, तो उस समय सूर्य ऐसा कुछ नाम नहीं था। जो ये सूर्य नाम है, ये रोमन जाति के एक भगवान है जिनका नाम है सोल, ये सोल से उत्पन्न हुआ है। तो अभी क्या बोलते हैं रोमन जाति के भगवान के बारे में। सोल क्या है? सोल एक रोमन जाति के भगवान है। दोस्तों, वो सूर्य को ही सन को ही सोल बोलते थे क्योंकि उस समय जो मॉडर्न इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए वो क्या बोलते थे? सन को सोल बोलते थे। लेकिन जब मॉडर्न इंग्लिश डेवलप हो गई, यानी जब 1450 से लेकर 1480 का समय आया, तो इसके बीच में क्या हुआ? मॉडर्न इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ, जिसके वजह से जो सोल वर्ड है, यह सन में कन्वर्ट हो गया। तो सोल किस में कन्वर्ट हो गया? सन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य को हम इंग्लिश में सन बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो ये अवधारणा है वो किसने दी? यह अवधारणा दी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस का कहना था कि सौरमंडल के केंद्र में हमारी पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और बाकी सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसके कुछ समय पहले, कुछ नहीं मतलब बहुत समय पहले, ये अवधारणा गलत थी। सॉरी, मतलब इस अवधारणा का जो तात्पर्य था वो तो ये था, लेकिन इसका तात्पर्य ये भी था कि जो सूर्य है वो बल्कि सौरमंडल के केंद्र में नहीं, बल्कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल के केंद्र में है। ऐसा कहना था टालमी का, जो कि एक रोमन जाति के रहने वाले थे।
दोस्तों ये क्या है, हमारा सौर मंडल है और इसके केंद्र में कौन सा क्या है, सन है। ये क्या है, सन है। और बाकी सभी ग्रह क्या कर परिक्रमा कर रही है। और सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, ऐसा किसका कहना था, ऐसा कहना था कोपरनिकस का। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था और ये अवधारणा का प्रतिपादन 1543 यानी 1543 में किए थे। तो ये इन्होंने कौन सा अवधारणा दी थी, सूर्य केंद्रित। कब दिए थे ये, 1543 ईस्वी में। और जो कोपरनिकस है ये पोलैंड के खगोलशास्त्री थे। और लेकिन दोस्तों ये अवधारणा आज हम सभी मानते हैं, लेकिन इनसे भी पहले एक और अवधारणा चली आ रही थी, वो अवधारणा थी भूकेंद्रित अवधारणा का मतलब था कि इस सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है और बाकी सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी 9 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय में देखा जाए तो सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, क्योंकि 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर एक बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसलिए आज की किताबों में या फिर कहीं भी सिर्फ 8 ग्रह बताया जाता है। तो दोस्तों जब भू केंद्रित अवधारणा कौन दिए थे, ये दिए थे टालमी। ये मिस्र यूनानी परंपरा के खगोलशास्त्री थे और ये कब दिए थे अपनी अवधारणा, 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में दिए थे। तो ये क्या था दोस्तों, ये अवधारणा था। और जो अवधारणा है जो इसको हम सही मानते हैं वो है सूर्य केंद्रित अवधारणा को, और इस अवधारणा को क्या गलत साबित कर दिया गया। यहाँ तक आप सभी को पता है। दोस्तों आप सबको ये भी पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करती है। ठीक वैसे ही जो सूर्य है वो भी आकाशगंगा का परिक्रमा करता है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। तो ये सूर्य जो आकाशगंगा का परिक्रमा कितने समय में करता है, ये करता है 25 करोड़ वर्ष में। ये एक परिक्रमा, आकाशगंगा का एक परिक्रमा पूरा करता है। अब आकाशगंगा किसको कहते हैं, आपको ये पता होगा कि आकाशगंगा लगभग 100 अरब तारों का एक पुंज होता है जिसको बोलते हैं आकाशगंगा। और इस आकाशगंगा का परिक्रमा सूर्य करता है, कितने समय में करता है, 25 करोड़ वर्ष में करता है। इतनी सारी बातें आप सूर्य के बारे में जान चुके। दोस्तों जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक वैसे ही सूर्य भी अपने अक्ष पर 7.25 डिग्री झुका हुआ है। कितना इसका झुकाव है, सूर्य का झुकाव है 7.25 डिग्री। अब दोस्तों हम लोग ये पढ़ते हैं कि सूर्य के आंतरिक परत के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों सूर्य का आंतरिक परत के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है कोर, दूसरा है वो है रेडियो एक्टिव जोन, जो तीसरा है वो है कन्वेक्टिव जोन। तो इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये है सूर्य। सूर्य के केंद्र को कोर बोला जाता है। और ये क्या है, रेडियो एक्टिव जोन, हिंदी में इसको विकिरण मंडल बोलते हैं। तीसरा है वो है कन्वेक्टिव जोन यानी संवहन मंडल। तो ये क्या है, कोर है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव जोन। और ये क्या है, कन्वेक्टिव जोन। इसको भी हिंदी में कोर ही कहा जाता है और इसको कहा जाता है विकिरण मंडल। विकिरण मंडल। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संवहन मंडल। दोस्तों ये क्या होता है, ये कोर होता है।
कोर जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम बनने का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन हिंदी में नाव के संयंत्र की क्रिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके वजह से ही किसी भी पिंड के पास उसका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा आता है। जब किसी पिंड के पास जब उसका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। इसके वजह से ही हम लोग सूर्य को तारा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नाभिकीय संयंत्र की क्रिया होती है, हाइड्रोजन से हीलियम क्या होता है? बदलता है। और दोस्तों, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्यूल्स रहता है। और फ्यूल्स किसको बोलते हैं? फ्यूज यही हाइड्रोजन और हीलियम को बोलते हैं। सॉरी, हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्टर, हाइड्रोजन हीलियम को क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। टेम्परेचर हाई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लगातार हाइड्रोजन से हीलियम बनने का प्रोसेस जारी है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर रहता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। का टेम्परेचर कितना रहता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके वजह से यहाँ पे जो गैस होती है हाइड्रोजन हीलियम, ये गैस के रूप में ना रहकर एक प्लाज्मा की अवस्था में चेंज हो जाती है। अब प्लाज्मा क्या होता है? तो पहले दोस्तों हम लिख लेते हैं प्लाज्मा। यह गैस किसमें कन्वर्ट होती है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट होता है जो कि सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है। आपने लावा का नाम सुना होगा। जब ज्वालामुखी के अंदर का जो मैग्मा रहता है वो पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा है वो क्या है? ना ही पूरी तरह से ठोस रहता है, ना ही पूरी तरह से द्रव रहता है। तो द्रव और ठोस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। इसलिए जो भी सूर्य के अंदर जो फ्यूल्स हैं, जो हाइड्रोजन हीलियम है, वो एक गैस के रूप में नहीं बल्कि प्लाज्मा के रूप में रहते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। और दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से प्रकाश निकल कर अब यहाँ से अब ये आते हैं सेकेंड पे, रेडियो एक्टिव जोन में। रेडियो एक्टिव जोन में यहाँ पे रेडिएशन निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से प्रकाश निकलता है। और यहाँ पे 3 प्रकार की रेज निकलती हैं। तो पहला जो रेज है वो है एक्स रे, गामा रे और फोटान। तो कौन कौन सी रेज निकलती हैं? दोस्तों, मैं इसको फिर से कट, जैसे मैं यहाँ से कट कर दूं तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये क्या है? कोर है। ये कौन सा जोन है? रेडियो एक्टिव जोन। और ये है कन्वेक्टिव जोन। दोस्तों, कोर के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब सेकेंड है रेडियो एक्टिव जोन, मतलब विकिरण मंडल। दोस्तों, यहाँ से 3 प्रकार की रेज निकलती है, 3 प्रकार की किरण निकलती है। पहला है वो है कौन सा? गामा रे। गामा रेज। दूसरा है वो है फोटान, सॉरी एक्स रे। और तीसरा है वो है फोटान। दोस्तों, जो गामा रे और जो एक्स रे होती है, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रेज होती है। अगर ये रेज हमारे स्किन पर आएंगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना होगा। लेकिन दोस्तों, जो ये सारी जो रेज है वो पृथ्वी के वायुमंडल में से मतलब हमारे तक ये नहीं पहुंच पाती है। वो इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। उसका क्या नाम है? ओजोन ओजोन परत। ओजोन परत इन सारे गामा रे और एक्सरे को रोक देता है, जिसके वजह से ये सारी किरण हमारे तक नहीं पहुंचती है। अगर ये सारी किरण हमारे तक पहुंचेंगी तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होगा, बहुत सारी स्किन डिजीज हो सकती है हमें। तो सबसे अच्छी बात है क्या? ये सारी किरण हमारे तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जो फोटान है दोस्तों, ये हमारे तक पहुंचता है। लेकिन फोटान हार्मफुल किरण नहीं होता। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको फोटान नाम से जानते हैं। फोटान किसको बोलते हैं?
सूर्य के प्रकाश को। और सूर्य से जो पृथ्वी पर आने जो सूर्य से जो प्रकाश और पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है? लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड। ये क्या इतना टाइम ही लेता है। अब ये था दोस्तों रेडियो एक्टिव जोन का। कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं। सपोज इस प्रकार से ये क्या होता है? हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं। अब यहाँ से जो भी फ्यूल से जो भी हाइड्रोजन हीलियम है वो यहाँ से निकलता है। और क्या कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल्स बनने लगते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्ट होने लगता है। तो ये जो सारे फ्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? सूर्य के वायुमंडल को छोड़ के अंतरिक्ष में चले जाते हैं। और जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं तो जो हमारी पृथ्वी है उसके पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है और उसके वजह से वो क्या करती है? इन सारे इस प्रकाश को अपनी ओर खींच लेती है। ये सूर्य है और इसका जो प्रकाश निकलता है जो बहुत इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है? ये क्या है? हमारा अर्थ है। इस सारे प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है। अगर ये सारी प्रकाश और ये सारा ऊष्मा अगर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर जाके पृथ्वी के वायुमंडल में चली जाए या फिर अगर ये सारी ऊष्मा हमारे ऊपर पड़े तो हमें क्या सबकी यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जिंदा रहेगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई रहता है। वो कोई भी मानव इसको सहन नहीं कर सकता। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो क्या करता है? अगर ये प्रकाश पृथ्वी के पास जाता भी है तो यहाँ पे रगड़ होके यहाँ से वो निकल जाता है, बल्कि वो हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। और जो ये प्रकाश है हम पृथ्वी से बैठे बैठे इसको देख भी सकते हैं और ये प्रकाश ऊपर और नीचे के भागों में भी दिखाई देता है। जब ये प्रकाश हमें उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। लेकिन जब वही प्रकाश हमें दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अभी कभी-कभी क्या होता है, अभी हम जब बहुत ज़्यादा फ्यूल्स बनने लगती है, तो जो प्रकाश है तो यहाँ से निकल जाता है वायुमंडल में सॉरी यहाँ के सूर्य के वायुमंडल को छोड़ के वो अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। लेकिन कभी-कभी इन फ्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है और इसका जो स्पीड वो क्या है तब कम हो जाता है। तो ये यहीं तक आती है, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल तक या फिर ये सारे अंतरिक्ष में नहीं पहुँच पाती है। तो दोस्तों हम लोग इसको बोलते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि इसका जो ये जो प्रकाश है बहुत ही तेज होता है, इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको सौर ज्वाला बोलते हैं। लेकिन जो ये प्रकाश जब कम होता है तो ये हमें पृथ्वी से एक काला कलर का धब्बा कैसा दिखाई देता है, यानी काला कलर का प्रतीत होता है, तो इसलिए इसको सौर कलंक कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं सोलर स्पॉट। इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। कितना रहता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमें इसको सौर कलंक कैसा दिखाई देता है, यानी धब्बा कैसा दिखाई देता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।